अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम। मेरी मैम आप आवाज़ यूनी में कौन से रूम नंबर में हैं? बेटा नहीं, आज मैं ऑफिस से ले रही हूँ क्लास। लेक्चर रूम अवेलेबल नहीं है। मैम कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं तो वो क्लास पूछ रहे हैं। बेटा जो हमारे क्लासरूम है ना 501, जहाँ पे जो टाइम टेबल में है वो अभी सेट नहीं हुई है, वहाँ पर सिस्टम का इशू है और आज कोई क्लासरूम मिला नहीं है जहाँ पे हम क्लास ले सकूँ। तो इस तरह से आज क्लासरूम अवेलेबल नहीं है, मैम ऑनलाइन आज ही लास्ट क्लास है, हमारा लास्ट लेक्चर है। आज लास्ट ओके लेक्चर है। मैम। खत्म हो जाएंगे लेक्चर्स और मैम छोटा मिड्स के बाद कोई लेक्चर होगा? बेटा हम लेक्चर्स होंगे। अभी हम मिड तक जो है वो लेक्चर नहीं लेंगे लेकिन उसके बाद लेक्चर टाइमिंग्स पे जब आप लोग ऑन कैंपस आ जाएंगे तो लेक्चर्स होंगे, ताकि हम लोग शॉर्ट प्रेजेंटेशंस वगैरह इस तरीके से कोई एक्टिविटी कर लें ताकि ये सारे हमारे जो लेक्चर्स हैं वो रिवाइज हो जाएं। ठीक है, ओके मैम। लेकिन वो तब जब आप लोग ऑन कैंपस आ जाएंगे तब कर लेंगे। अभी ऑनलाइन पे कुछ नहीं, तो इस वजह से मिड तक जो है वो नहीं हो गया। अब नेक्स्ट वीक से मिड ही है, सिर्फ एक ही लेक्चर आता है बीच में, ये सॉरी फ्राइडे वाला। उसके बाद से मंडे से तो फिफ्थ स्टार्ट हो जाएगी, तो मिड स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के। कुछ बच्चों मुझे ईमेल आई थी कि क्लैश आ रहा है मिड में किसी का, तो वो आप लोग कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर लें कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। और अगर बैक टू बैक पेपर्स होने हैं तो वो मुझे बता दें या जिस भी तरीके से है।
मैं खुद भी कोऑर्डिनेटर से बात कर लूँगी जिन्होंने मुझे ईमेल की है उनके लिए कि किस तरह से करना है उनका। आज का मैम लेक्चर मतलब फ्राइडे को क्लास नहीं होगी? नहीं बेटा, फ्राइडे को क्लास नहीं होगी। ओके मैम। मैम मिड्स मैम के पेपर दरमियान इजी क्लासेस बनाइएगा। तो नहीं ना होगी? बच्चे मिड कब तक हैं आप लोगों के? मैम मिड 16 तक है। मैम 16 तक है। 3 तक है, यानी 2 वीक्स है ऑलमोस्ट। यस मैम। यस मैम। चलें इंशाल्लाह उसके बाद फिर जो है ज़रूर वो करेंगे। अच्छा ड्रग मैम ये जी बच्चे, जी जी। मैम ये लेक्चर नंबर 5 जो है ना उसकी आधे लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, आधे की नहीं है। लेक्चर नंबर 5 की जी मैम। जो मेरा ख्याल है अवेलेबल वहाँ पे शायद नहीं होगी। मैं कौन सा लेक्चर था? वो एंडो का लेक्चर है। एंडोजन और एंड एस्ट्रोजन का है मैम। एस्ट्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। बच्चों अगर नहीं अवेलेबल तो फिर मुझसे कुछ जो चीज़ आपको ना कंफर्म हो, मुझसे ना समझ में आ रही हो, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। तो आप लोग कहेंगे तो दोबारा हम लेक्चर रिवाइज कर लेंगे, पूरा लेक्चर ही दोबारा पढ़ लेंगे। अगर जो लेक्चर ऐसा कोई है जो मेजॉरिटी क्लास को नहीं समझ में आया हुआ उसे दोबारा कर लेंगे, ठीक है? मैम नेक्स्ट मंडे है, मींस के नेक्स्ट मंडे छोड़ के उससे नेक्स्ट मंडे है हमारा एग्जाम फार्मा का। जी बच्चे जी, 12th को नेक्स्ट से नेक्स्ट मंडे बनता है। चलिए ड्रग इंटरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस का मतलब क्या है कि जो एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ अगर ली जा रही है तो उसमें जो उसके इफेक्ट में डिफरेंसेस आएंगे दोनों ड्रग को एक साथ लेने पर इन कंपैरिजन के जब उन्हें अलग अलग लिया जाए तो या तो उनकी एफिकेसी में फ़र्क आ रहा हो या उनके मेटाबॉलिज्म में फ़र्क आ रहा हो, उनकी एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आ रहा हो। ये जो भी डिफरेंसेस आएंगे एक ड्रग के दूसरी ड्रग के ऊपर उन्हें हम ड्रग इंटरेक्शंस कहेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वन ड्रग की ऑल्टर हो जाए बाय द कंकॉमिटेंट यूज ऑफ अनदर ड्रग और बाय द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस। सिर्फ ड्रग नहीं यानी कि कोई और सब्सटेंस जैसे अल्कोहल है या फूड है या कोई और जो है वो कोई और ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हों तो उनको हम ड्रग इंटरेक्शंस कहेंगे। तो हमारे पास चीज़ें हो जाती हैं, एक जिसकी एक्टिविटी ऑल्टर हो रही है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ड्रग, और वो जो ऐसा इंटरेक्शन कर रही है कि जिसकी वजह से चेंजेस आ रही हैं उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेंट। यानी एक ड्रग जो इफेक्ट हो रही है उसे हम ऑब्जेक्ट ड्रग कहेंगे और जिस ड्रग की वजह से इस पे असर आया उसे हम प्रेसिपिटेंट कहेंगे। और ये दोनों एक साथ ही हम ले रहे हैं। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेसिपिटेंट है वो ड्रग ही हो या वो कोई कि वो ड्रग ही हो या वो कोई मेडिसिन ही हो। यहाँ पे भी यही मेंशन किया है कि वो एजेंट यानी वो फूड भी हो सकता है, वो अल्कोहल वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। टाइप्स क्या है ड्रग इंटरेक्शंस के? ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग टू फूड इंटरेक्शंस, केमिकल टू ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग टू लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शंस एंड ड्रग टू डिजीज इंटरेक्शंस। ये 5 तरह के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। इनकी आगे डिटेल देखते हैं। नेट इफेक्ट क्या होगा? जनरली क्वांटिटेटिव होगा, यानी कि क्या होगा, या तो वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगा उसका इफेक्ट। क्वालिटेटिव सेल्डम होगा, यानी कि या तो वो रैपिड कर देगा या वो स्लोअर कर देगा, या फिर जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उन्हें या तो प्रेसिपिटेट कर देगा या फिर उन्हें इंक्रीज कर देगा। ड्रग इंटरेक्शंस मोस्टली अनडिजायरेबल है, रेयरली डिजायरेबल है, जिन्हें हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ड्रग दे के उससे जो है वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट अचीव करते हैं, उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने इसको बेनिफिशियली अपने जो है वो फ़ायदे के लिए यूज़ किया तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। इन्हेंसमेंट हो जाएगी पेंसिलिन की एक्टिविटी जब हम उन्हें प्रोबेनिसिड के साथ लेते हैं तो ये हमारे लिए डिज़ायरेबल इंटरेक्शन है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ड्रग इंटरेक्शंस? मल्टीपल ड्रग थेरेपी अगर हम दे रहे हैं, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स हैं, यानी मल्टीपल ड्रग थेरेपी का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस एक साथ दे रहे हैं। मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स यानी पेशेंट एक से तो एक कंसल्टेंट को तो उसने चेक कराया है और वहाँ से तो उसने लिए, लेकिन दूसरे भी कहीं और से भी चेक कराया है और फिर वो अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कुछ ड्रग्स उसने दी कुछ ड्रग्स उसने दी तो उसमें वो डिफरेंसेस आ गए।
मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, यानी एक ड्रग के कई इफेक्ट्स हों, जैसे कि हमें पता है कि डिस्प्रीन जो होती है, इसमें एस्प्रीन है, सैलिसाइलेट्स होते हैं, उनका एक इफेक्ट होता है कि वो एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं, अपने इफेक्ट के अलावा वो एक एंटीकोएगुलेशन भी कर रहे हैं, तो ये इसका मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया। मल्टीपल डिजीजेज या प्रीडिस्पोजिंग इलनेस आ गई, यानी कि वो पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ है जिनकी वजह से वो डिफरेंट मेडिकेशंस ले रहा है और उनमें काउंटर चेक नहीं हुआ कि एक अगर कार्डियोलॉजिस्ट है उसने कोई मेडिसिन दी हैं और दूसरी तरफ उसका फॉर एग्जांपल यूरोलॉजिस्ट है और उसने कोई मेडिसिन दी हैं, तो वो दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक नहीं की गई और इस तरीके से वो मेडिकेशंस ले रहा है। पुअर पेशेंट कंप्लाइंस है, कभी ले ली कभी नहीं ली, सुबह याद आई सुबह ले ली, रात को याद आई रात को ले ली, टाइमिंग्स फॉलो नहीं किए कि 12 आवर का गैप होना चाहिए था या कितना होना चाहिए था, ये चीज़ें फॉलो नहीं की। एज के साथ पेशेंट की और भी चीज़ें डिटेरियोरेट हो रही होती हैं, फूड से हर चीज़ से फ़र्क पड़ रहा होता है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंस हो रहा होता है बॉडी का। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स आगे देखते हैं कि ड्रग रिलेटेड फैक्टर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस क्या है। फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस है, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस है एंड फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ सबके। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, द ड्रग विच, आप लोग बताएं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। जी बच्चों कोई बताएगा। जी बच्चों कोई बताएगा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। बच्चों आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को। Yes, ma'am. जी बच्चों बताएं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या चीज़ है। सब सो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। मैम सुन रहे। फार्माकोकाइनेटिक्स होती है बच्चे जो बॉडी का इफेक्ट आ रहा हो ड्रग पे, यानी कि ड्रग के अंदर ड्रग जब बॉडी में गई है तो उसके साथ क्या हो रहा है। और फार्माकोडायनामिक्स होती है कि जो ड्रग बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रही है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस क्या होंगे, इनको हम इनकम्पैटिबिलिटी भी कहेंगे। फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन है जब ड्रग्स आपस में मिक्स करती जाएं, जैसे कि हमने एक आईवी इन्फ्यूजन के लिए या हमने एक सिरेंज में दो ड्रग्स को आपस में मिलाया तो वहीं पे प्रेसिपिटेशन हो गई या फिर इनएक्टिवेशन हो गई, उसे हम कहेंगे कि ये फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन हो गया, यानी बॉडी से बाहर ही दोनों ड्रग्स का ही आपस में जो है वही कंपैटिबिलिटी मैच नहीं की और वो आपस में ही उन्होंने प्रेसिपिटेट बना दिया या ऐसा मतलब ऐसी उनकी फॉर्म हो गई कि वो अब उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन, क्लोरप्रोमाजीन और बार्बिटूरेट्स इंटरेक्ट करते हैं विद डेक्स्ट्रॉन इन सॉल्यूशंस और ब्रेक डाउन होके केमिकल कंपाउंड्स बना देते हैं। ठीक है, यानी कि हम जैसे हमने अक्सर देखा है कि हम आईवी इन्फ्यूजन्स में बाज़ ड्रग्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हम उसी के थ्रू उसी में डाल देते हैं इंजेक्शंस और उसी में देते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि जो आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे बाहर ही और उनको फिर हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस हैं, इसमें क्या होगा, ADME प्रॉपर्टीज जो हैं ऑब्जेक्ट ड्रग की वो ऑल्टर हो जाएंगी। जिसकी प्रॉपर्टीज ऑल्टर होती हैं उसे हमने कहा था वो ऑब्जेक्ट ड्रग है। अब इस ड्रग की ADME प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जाएंगी बाय द प्रेसिपिटेंट ड्रग और जो इंटरेक्शंस हैं इन्हें हम कहते हैं ADME इंटरेक्शंस। ADME प्रॉपर्टीज क्या हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी ऑल्टर हो जाएगी जो ऑब्जेक्ट ड्रग है और उसके इफेक्ट्स वो अचीव नहीं होंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। इनको डिटेल में देखते हैं। अब एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन है सबसे पहले, उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वही ऑल्टर हो गई है। नेट इफेक्ट की वजह से क्या होगा, या तो फास्टर हो जाएगी या स्लोअर हो जाएगी ड्रग एब्जॉर्प्शन, या मोर और लेस कंप्लीट ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी, या स्पीड चेंज हो जाएगी या क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। दोनों चीज़ों में एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस आएंगे। मेजर मैकेनिज्म्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्जॉर्प्शन, अल्ट्रेशन हो जाएगी GIT की पीएच में, अल्ट्रेशन हो जाएगी गट मोटिलिटी में, इनहिबिशन हो गई GI एंजाइम्स की, अल्ट्रेशन हो गई GI माइक्रोफ्लोरा की, या मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया। यानी कि सारी चीज़ें जो एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं हमारी
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की पीएच है, मोटिलिटी है, उसके एंजाइम्स हैं, माइक्रोफ्लोरा है, ये सब कुछ जो है वो इसमें एक्ट करेंगे और कोई भी ड्रग जो इनमें डिफरेंसेस लेकर आ रही होगी उसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा ऑब्जेक्ट ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑब्जेक्ट ड्रग हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, पेनिसिलिनामीन है। इसमें कॉम्प्लेक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन में अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, अगर हमने एंटासिड्स, फूड एंड मिनरल का सप्लीमेंट्स लिए हैं जिनमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक या कैल्शियम आयंस हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा कि पुअरली सॉल्युबल और अनएब्जॉर्बेबल एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इन हैवी मेटल आयंस के साथ इनका, और ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन यानी उसने कॉम्प्लेक्स बना दिया उसके साथ मिलके और वो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हिंडर हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आया ऑल्ट्रेशन ऑफ GI/pH। सल्फोनामाइड्स, एस्प्रिन और फेरस सल्फेट अगर हमने लिए हैं और उनके साथ हमने एंटासिड्स लिया है तो क्या होगा कि इन्हेंस्ड हो जाएगी डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन रेट। और अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है तो डिक्रीज डिसोल्यूशन हो जाएगी और इसके रिजल्ट में एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। ऑल्ट्रेशन ऑफ गट मोटिलिटी है, इसमें एस्प्रिन, डायजेपाम, लेवोडोपा, मैक्सिलिटीन, ये सारी हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्रग हैं। इनकी प्रेजेंस में अगर हमने मिटोक्लोप्रामाइड ली है तो वो रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करा देगी और इंक्रीज रेट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का। और अगर हमने लेवोडोपा, लिथियम कार्बोनेट, मैक्सिलिटीन की प्रेजेंस में एंटीकोलिनर्जिक्स लिए हैं तो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो जाएगी और डिक्रीज रेट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करने हैं कि किस पे क्या इफेक्ट हो रहा है और किसकी वजह से ऑल्ट्रेशन पीएच में आ रही है या गट की मोटिलिटी में आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास जीआई माइक्रोफ्लोरा में अगर डाइजॉक्सिन ली है और उसके साथ एंटीबायोटिक्स ले ली हैं तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा, जो कि इनएक्टिवेट करता है डाइजॉक्सिन को लोअर इंटेस्टाइन में। जब वो बैक्टीरिया ही प्रेजेंस नहीं होगा तो डाइजॉक्सिन अनचेक जो है वो पहुंचती जाएगी और उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई। विटामिन ए, विटामिन B12 और डाइजॉक्सिन की प्रेजेंस में अगर नियोमाइसिन लेंगे तो वो इनहिबिशन कर देगी एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को कि एब्जॉर्प्शन में किस तरीके से डिफरेंसेस आएंगे। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शंस। ADME डिफरेंसेस आ रहे थे, एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ ली, अब नेक्स्ट हम आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसमें क्या होगा कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ऑब्जेक्ट ड्रग का वो ऑल्टर हो जाएगा। मेजर मैकेनिज्म क्या होगा कि जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग है ड्रग की उसमें चेंजेस आएंगे। कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शंस है, डिस्प्लेस्ड ड्रग डिस्प्लेसर। इसमें क्या होगा, अगर एंटीकोएगुलेंट्स दिए हैं, ये ऑब्जेक्ट ड्रग है जो पहले कॉलम में है, जो नेक्स्ट कॉलम में है वो प्रेसिपिटेंट्स है और जो इफेक्ट आ रहा है वो लास्ट कॉलम में है। एंटीकोएगुलेंट्स है, अगर उनके साथ फिनाइल ब्यूटाजोन, क्लोरल हाइड्रेट दिए हैं तो उनकी वजह से क्या होगा कि क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब एंटीकोएगुलेंट हमने दिए हैं ताकि जो है वो क्लॉटिंग ना हो। ठीक है, तो हमें तो क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज ही करना है ना, लेकिन हुआ क्या कि हमें एक हद तक क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज करना है। अगर हमने हमें पता है कि हम कितना एंटीकोएगुलेंट देंगे तो हमें ये इफेक्ट अचीव हो जाएगा, और अगर हमने इसकी डोज ज़्यादा कर दी तो वो अनचेक जो है वो ब्लीडिंग होती जाएगी और क्लॉटिंग होगी ही नहीं, तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा कि हैमरेज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने एंटीकोएगुलेंट्स के साथ फिनाइल ब्यूटाजोन और क्लोरल हाइड्रेट दे दिए हैं जिसकी वजह से उसका इफेक्ट इन्हांस हो गया है, तो क्या हुआ कि क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो गया। जब क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे ब्लीडिंग जहाँ हो रही थी वहाँ पे क्लॉट बना ही नहीं, तो वो हेमरेज का रिस्क बढ़ गया, यानी अनचेक ब्लीडिंग होती रहेगी और वहाँ पे हेमरेज के रिस्क बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर टॉलब्यूटामाइड दी है और उसके साथ हमने सल्फोनामाइड दे दिए हैं तो हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट जो हमें रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शंस हैं। इसमें क्या होगा कि एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म दूसरे से ऑल्टर हो गया। ये हमने पीछे भी बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं। इसमें एंजाइम इंडक्शन आती है जिसकी वजह से इंक्रीज रेट हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के, या एंजाइम इनहिबिशन आती है जिसकी वजह से डिक्रीज रेट हो जाता है मेटाबॉलिज्म का। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन है दूसरे इंटरेक्शंस की दूसरे चीज़ों के मुकाबले में
और फैटल भी हो सकता है क्योंकि एक ड्रग दी है और उसका कोई मेटाबॉलिज्म ही नहीं हुआ, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब और हमें पता ही नहीं कि उस ड्रग ने बॉडी में कोई काम ही नहीं किया क्योंकि कोई ऐसी ड्रग साथ में ली थी जिसने उसकी एंजाइम इनहिबिशन कर दी है। तो हम तो जिस चीज़ की ट्रीटमेंट करना चाह रहे थे वो ट्रीट तो हुआ ही नहीं ना, तो वो इस वजह से इट कैन बी फैटल। मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शंस में एंजाइम इंडक्शन आ रहा है सबसे पहले। इसमें क्या है कि अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्यूमेरिन्स और फेनिटोइन के साथ बारबिट्रेट्स लिए हैं तो वो इनके प्लाज्मा लेवल्स को डिक्रीज कर देगा और इन ड्रग्स की एफिकेसी को भी डिक्रीज कर देगा। इसी तरह अगर हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के साथ रिफामिसिन ली है तो वो प्लाज्मा लेवल्स इसके भी डिक्रीज कर देगा। एंजाइम इनहिबिशन में क्या होगा कि अगर हमने टायरामिन रिच फूड है और उसके साथ हमने मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लिए हैं तो वहाँ पे इन्हेंस हो जाएगी एब्जॉर्प्शन अनमेटाबोलाइज्ड टायरामीन की, यानी उसकी ज़्यादा अमाउंट पहुँच गई बॉडी में। उससे क्या हुआ एंजाइम, अच्छा यहाँ पे देखें कि आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाएगा कि एंजाइम इंडक्शन में डिक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल्स हो गए हैं और एंजाइम इनहिबिशन में इंक्रीज हो गए हैं। इसकी क्या रीज़न है? यहाँ पे हम ये चीज़ बात कर रहे हैं कि एंजाइम इंडक्शन ने उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दिया है। अब जिस चीज़ का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया तो हमें जो उसकी जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी उसका मतलब फॉर एग्जांपल हमें 50% ऑफ द ड्रग चाहिए और अगर उसका इन्हेंस्ड मेटाबॉलिज्म हो गया है और वो 50 के बजाय 25 पे चली गई तो हमें जो रिक्वायर्ड थी उसका तो वो लेस हो गई ना अमाउंट, इस वजह से डिक्रीज हो गए लेवल्स। इसी तरीके से एंजाइम इनहिबिशन में हमें मेटाबॉलिज्म अगर रिक्वायर्ड था कि वो 50% चाहिए थी और अगर एंजाइम इनहिबिशन की वजह से वो 50 पे नहीं 75% पे आ गई तो हमारे पास इंक्रीज लेवल्स हो गए। समझ आइए ये चीज़? यस मैम आगे। इस वजह से एंजाइम इनहिबिशन में जब हमने टायरामीन ली और साथ में मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लिए तो उन्होंने इनहिबिशन कर दी, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ और अनमेटाबोलाइज्ड टायरामीन बॉडी में ज़्यादा हमें मिल गया और उसकी इन्हेंस एब्जॉर्प्शन हो गई। इसी तरह क्यूमेरिन्स के साथ अगर मेट्रोनिडाजोल और फिनाइलब्यूटाजोन ली है तो उनके क्यूमेरिन्स के एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी इंक्रीज हो गई क्योंकि उसने उसको मेटाबोलाइज ही नहीं किया और वो ज़्यादा अपनी एक्टिविटी शो करता रहा। इसी तरह अल्कोहल में डाइसल्फिराम और मेट्रोनिडाजोल अगर हमने लिया तो उनकी प्लाज्मा एसिटाल्डिहाइड लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं। एक्सक्रीशन इंटरेक्शंस है लास्ट हमारे एडीएमई इंटरेक्शंस में से। इसमें क्या होगा कि एक्सक्रीशन पैटर्न जो है ऑब्जेक्ट ड्रग का वो ऑल्टर हो जाएगा। मेजर मैकेनिज्म्स जो है एक्सक्रीशन के वो क्या है? रीनल ब्लड फ्लो में कोई ऑल्ट्रेशन आ जाए, यूरिन की पीएच चेंज हो जाए, कंपटीशन हो जाए फॉर एक्टिव सिक्रीशंस जो कि हमारे ट्यूब्यूल्स में हो रही हैं, या फिर फोर्स्ड डायूरेसिस हो जाए। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या डिफरेंस आएगा कि अगर पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, नेलिडिक्सिक एसिड के साथ प्रोबेनिसिड ली है तो प्लाज्मा लेवल्स एलिवेट हो जाएंगे एसिडिक ड्रग्स के प्रोबेनिसिड लेने की वजह से। यूरिन की पीएच में क्या डिफरेंसेस आएंगे? एम्फेटामिन के साथ अगर एंटासिड्स, थायाजाइड्स और एसिटाजोलामाइड लिया है तो वहाँ पे पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी बेसिक ड्रग्स की और टॉक्सिसिटी का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो में लिथियम कार्बोनेट के साथ अगर हमने एनसेड्स लिए हैं तो वहाँ पे डिक्रीज लेवल रीनल क्लियरेंस हो जाएगी लिथियम की और वहाँ पे फिर लिथियम टॉक्सिसिटी अपीयर होना शुरू हो जाएगी। ये जो थे फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस अभी तक हमने पढ़े थे, ये आप लोगों को समझ आ गए हैं चारों? अच्छा, इसमें पूछा जा सकता है कि आपसे ये कहा जाए कि कौन से हैं और कोई एक एग्जांपल दें, तो उसमें ही फिर आपको पूरा चार्ट या पूरे टेबल की जरूरत नहीं होगी। इनमें से कोई सा भी एक एग्जांपल आप किसी की भी दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन में से कोई एक दे दी, डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई एक दे दी, मेटाबॉलिज्म में से कोई एक और एक्सक्रीशन में से कोई एक एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस पे। इसमें क्या होगा कि साइट ऑफ एक्शन पे उसकी ऑल्टर हो जाएगी एक्टिविटी। अभी तक फार्माकोकाइनेटिक में ये था कि बॉडी में डिफरेंसेस आए थे जो कि इफेक्ट ला रहे थे ड्रग पे, डायरेक्ट ड्रग का ड्रग पे नहीं इफेक्ट जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ फार्माकोडायनामिक में? ऑब्जेक्ट ड्रग का साइट ऑफ एक्शन पे ही ऑल्ट्रेशन आ रही है बाय द प्रेसिपिटेंट एजेंट, और ये इंटरेक्शंस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं।
दोनों टाइप्स हैं, डायरेक्ट फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस हैं और इनडायरेक्ट फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस हैं। जो डायरेक्ट फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस हैं इसमें क्या होगा, सिमिलर या अपोजिंग हमने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की ड्रग आपस में एक साथ हमने यूज़ कर ली हैं, जिनकी वजह से या तो एंटागोनिज्म हो गई, यानी उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, एडिशन और समेशन हो गई, दोनों का इफेक्ट बढ़ के एड अप हो गया, या फिर साइनर्जिज्म हो गया कि साइनर्जिज्म ने यानी उनका इफेक्ट जो उनका टोटल नेट इफेक्ट था उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एडिशन और समेशन में तो दोनों का एड अप हो गया, साइनर्जिज्म या पोटेंशिएशन में उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस कर दिया। ठीक है, एंटागोनिज्म देखते हैं। सबसे पहले जो इंटरैक्टिंग ड्रग हैं उनके ऑपोजिंग एक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन और नॉर एड्रेनालिन अगर हमने एक साथ ली तो उनका अपोजिंग इफेक्ट है हार्ट रेट पे। कुछ अगर ये दोनों एक साथ ले लिए तो बॉडी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एडिशन और समेशन हो गई, इसमें क्या है कि जो इंटरैक्टिंग ड्रग्स हैं उनके सिमिलर एक्शंस हैं और रिजल्टेंट इफेक्ट जो हमें अचीव होगा वो दोनों का आपस में सम होगा या वो एड अप होके अपना रिस्पॉन्स शो करेंगी। फॉर एग्जांपल CNS डिप्रेसेंट्स या सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स वगैरह अगर ली हैं तो उनका इफेक्ट आपस में एड अप हो जाएगा। साइनर्जिज्म और पोटेंशिएशन है, इसमें क्या होगा कि इन्हांसमेंट हो जाएगी एक ड्रग की दूसरी की वजह से। जैसे कि अल्कोहल जो है वो इन्हांस कर देता है एस्पिरिन की एनर्जेटिक एक्टिविटी को, यानी एस्पिरिन लिया और उसके साथ अगर अल्कोहल ले लिया तो वो उसकी जो है एक्टिविटी, हालांकि अल्कोहल की अपनी एनर्जेटिक कोई एक्टिविटी नहीं है लेकिन वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, पोटेंशिएट कर देगा। इनडायरेक्ट एक्शंस में क्या है, दोनों ड्रग्स ऑब्जेक्ट ड्रग और प्रेसिपिटेंट ड्रग उनके आपस में अनरिलेटेड इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो प्रेसिपिटेंट ड्रग है वो किसी ना किसी तरीके से ऑल्टर कर रही है पहली वाली को यानी कि ऑब्जेक्ट ड्रग को। फॉर एग्जांपल सैलिसाइलेट्स का हमें पता है कि वो डिक्रीज करते हैं प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को और इम्पेयर कर देते हैं होम्योस्टेसिस को। अगर हमने सैलिसाइलेट्स ली हुई हैं और उनकी वजह से ऑलरेडी जो है वो प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि ब्लड में कोएगुलेशन नहीं हो रही। दूसरी तरफ हमने वॉरफरिन ली, वॉरफरिन क्या करती है, वो भी एंटीकोएगुलेंट के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है। अब होगा क्या कि इन्होंने एक दूसरे के वॉरफरिन लेने से उसकी भी सैलिसाइलेट्स जो ली थी उसमें भी डिफरेंसेस आ गए, ठीक है, क्योंकि दोनों ली अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल सैलिसाइलेट्स हमने अपनी एनर्जेटिक प्रॉपर्टी की वजह से लिया, लेकिन ये उसका एक और इफेक्ट था कि वो प्लेटलेट्स की भी एग्रीगेशन को भी स्टॉप करती है। दोनों ली अलग अलग है लेकिन वॉरफरिन लेने की वजह से सैलिसाइलेट्स के एक्शन पे भी डिफरेंस आ गया, ठीक है, समझ आइए? यस मैम। क्या समझ आइए बताएं मुझे। मैम उस सैलिसाइलेट जो है उसका एक्चुअल जो है जो काम है उसके अलावा वो प्लेटलेट की भी एबिलिटी जो है एग्रीगेट जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको डिक्रीज कर देता है। वॉरफीन की भी अपनी एक वो है मतलब प्रॉपर्टी है बॉडी में, लेकिन वो भी यही करता है, तो ब्लीडिंग जो है वो दोनों के मतलब इफेक्ट से असर हो जाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी दोनों मतलब वॉरफरिन से हम एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि सैलिसाइलेट भी उसके साथ आ गई है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गया कि दोनों ने वही काम कर दिया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इन ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से? मेजर कॉन्सिक्वेंसेस में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, मॉडरेट में ये कि डिटोरिएशन हो सकती है पेशेंट के स्टेटस की, और माइनर इफेक्ट में ये आएगा कि लिटिल इफेक्ट कोई छोटा मोटा इफेक्ट हो गया या कुछ नहीं पता चला। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम इसको? आइडेंटिफाई करें पेशेंट रिस्क फैक्टर्स को, थोरो ड्रग हिस्ट्री लें, कौन सी ड्रग ले चुका है, कौन सी लेता है, कौन कौन सी डिजीजेज हैं। नॉलेज होना चाहिए अबाउट द एक्शंस ऑफ ड्रग बीइंग यूज्ड के, जैसे पर यही भी सैलिसाइलेट्स की बात कर लें कि हमें पता होना चाहिए कि इसके अलावा और क्या फंक्शन है तो ये बॉडी में जाके क्या करेगी। थेरापेटिक ऑल्टरनेटिव्स का हमें पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं देनी तो इसकी जगह पे और कौन सी दे सकते हैं, कि अगर इससे इंटरेक्शन आएगा या अगर ये वाली ड्रग कोई कैल्शियम, ये जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा के हमने आयंस नहीं लेने उनके साथ, तो फिर कि वो चिलेट कर जाएंगे बॉडी में, तो हमने फिर और कौन सी देनी है, उसके अलावा हम कौन सी ड्रग दे दें। कॉम्प्लेक्स रिजीम्स ही ना बनाए, यानी कि
बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि 5-5 6-6 ड्रग्स एक साथ दे रहे हैं, तो इतनी कॉम्प्लेक्स बनाए ही ना कि उनमें इंटरेक्शन के चांसेस हों। पेशेंट को एजुकेट करें कि किसी भी किस्म का डिफरेंस आ रहा हो या कोई भी आपको चेंजेस फील हो या आपको लगे कि आपको ज़्यादा मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो इन्हेंस हो रहा है, तो हम उसे ये बात समझाएं कि आपने हमें बताना है कि ज़्यादा हाइपो मतलब अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये आपने अपने आप के आप खुद ही मॉनिटर करते रहना और हमें बताना है। मॉनिटर थेरेपी अपने पेशेंट को चेक करते रहें कि आपने जब इसको जो थेरेपी दी है उसको मॉनिटर भी करते रहें कि वो सही चल रहा है, इसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे, उसकी हेल्थ में कोई और डिफरेंस तो नहीं आ रहा। इन्फ्लुएंस ऑफ स्मोकिंग है ऑन ड्रग इंटरेक्शन। स्मोकिंग क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को लिवर में। फॉर एग्जांपल डायज़ेपाम, प्रोपोक्सिफेन, थियोफाइलिन, ओलेंजापिन और ये सब जो है इनका मेटाबॉलिज्म रैपिड हो जाता है और इनका इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। अब तो बस आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जिसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया है उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अल्कोहल का क्या है, अगर जो क्रॉनिक यूजर्स हैं अल्कोहल के उनमें इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्रग्स का। फॉर एग्जांपल वारफरिन एंड फेनिटोइन वगैरह हैं, क्योंकि हेपेटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एक्यूट यूज अगर करें अल्कोहल का बाय नॉन अल्कोहलिक इंडिविजुअल्स यानी एक ही दफ़ा जैसे ले ली और उसमें फिर उस केस में क्या होता है कि इनहिबिशन हो जाती है हेपेटिक एंजाइम्स की। यूज़ ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, अगर बेवरेजेस लेंगे अगर सेडेटिव्स के साथ या अदर डिप्रेसेंट्स के साथ तो उनका इफेक्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है, एक्सेसिव हमें रिस्पॉन्स आता है, डिप्रेसेंट रिस्पॉन्स जो है वो हमें ज़्यादा अचीव होता है। फूड के जो ड्रग पे इंटरेक्शंस हो रहे हैं उसमें क्या है, इफेक्ट करेगी रेट को भी और उसके एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो हमने पिछले लेक्चर्स पढ़े उसमें भी हमने पढ़ा कि इसे मील से 1 घंटा पहले देना है या 2 घंटे बाद में देना है, उसकी ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके अलावा ये कि द टाइप ऑफ फूड भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जो हमने ड्रग दी है उसके साथ फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने आइंस वगैरह की बात की थी कि कोई ऐसी चीज़ ना जा रही हो जिसमें इस तरह की कोई चीज़ हो जो दूसरी ड्रग की एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट ला रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स मैम वगैरह जी बच्चे। इसमें ये एग्जांपल आ जाएगी ना कि जैसे कैफीन है वो काफी ज्यादा ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करती है, तो हमें कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए अगर हम मेडिसिन ले रहे हो तो, बेटे फिर उसके लिए मतलब आप कॉफी वगैरह। एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना। देखिए जैसे इसमें है कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें कैल्शियम होता है और वो टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव्स पे असर करती हैं। इतनी डिटेल में अगर हम जाएंगे ना कि कैफीन किस किस पे करती है वो याद करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके करती है वो भी इफेक्ट करती है, लेकिन वो जिन जिन स्पेसिफिक पे करती हैं यहाँ मैंने कॉमन सी एग्जांपल लिख दी थी ताकि आप लोगों के लिए यही इनफ हो। अच्छा अब इससे ये बात भी समझ आ गई कि अगर टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ मिल्क या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना। हालांकि अब आप देखें कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो हम अपने घरों की अगर बात करें तो हमें कहा जाता है तुम एंटीबायोटिक ले रहे हो, ओहो तुम्हें तो सुबह शाम दूध पीना चाहिए या इस तरीके से कहना चाहिए। नहीं, यहाँ पे देखें कि ये है कि यहाँ पे मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं करवा रही, तो उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा अगर हम उसके साथ दूध ले लेंगे या दही या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी बनी हुई होगी, खीर वगैरह, तो वो इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं लेनी, वो उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगी। हालांकि ये एंटीबायोटिक्स ही हैं और ऐसा नहीं होता कि एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो दूध पीना ज़रूरी होता है। इसके अलावा यूरिनरी पीएच वैल्यूज़ पे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं डाइट की वजह से। एंड दैट्स ऑल, इतना ही था लेक्चर। और फार्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़त्म हो गई है, लेक्चर्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। जो भी कुछ नहीं समझ में आया हुआ मुझसे पूछ लें इस लेक्चर से रिलेटेड, पिछले लेक्चर्स में जो भी आप लोगों को चीज़ मैम नहीं जी बच्चे। मैम मैम मिड्स 28 के लिए मैम डेटिंग 28 बता दी। मैम 28 स्लाइड की फर्स्ट वाला दोबारा पॉइंट एक दफा बता दें मैम, ये एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल। बेटा फूड की प्रेजेंस ना, जैसे हमने अभी खाना खाया ठीक है और फूड बॉडी में प्रेजेंट है,
अभी स्टमक में प्रेजेंट है, जीआईटी ट्रैक में प्रेजेंट है, और उसके ऊपर फौरन ही हमने एक मेडिसिन ले ली, तो फूड की जो प्रेजेंस है ना जीआईटी में, वो उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिफरेंशिएट कर सकती है, ठीक है, उसको ऑल्टर कर सकती है। ये बात की गई है कि फूड इफेक्ट्स द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द जीआईटी। इसी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें हमने कहा है कि या 1 घंटा पहले ले लें या 2 घंटे बाद ले लें मील्स के, ताकि उनकी ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन हो जाए, यानी कि खाली पेट हो ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाए, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। इसी तरीके से इसको इस तरह से भी समझ लें कि हमने जैसे जब हमने जीआईटी की ड्रग्स पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो एंटासिड्स वगैरह होते हैं वो हमें मील से पहले लेने हैं। उसकी क्या रीज़न थी कि वो जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जीआईटी पे, वो रिक्वायर्ड होती है हमें। अगर हमने उसे मील से पहले नहीं लिया और खाना खाने के बाद लिया है तो वो तो जीआईटी में ऑलरेडी फूड प्रेजेंट है। अगर उसके ऊपर हमने वो लिया है तो वो तो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना फिर, ठीक है, क्योंकि हमें जो उसका इफेक्ट चाहिए था वो तो अचीव ही नहीं हुआ। ओके मैम। जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन? मैम आपसे नीड्स के बारे में बात करनी थी। करें बच्चे। मैम कह रहे कि थोड़ा लेक्चर कम कर दें, एटलीस्ट एक लेक्चर कम कर दें, वो ज़्यादा है। हमें 5th लेक्चर जो है ना उसमें 72 स्लाइड्स हैं, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। बेटा कौन सा मैम लेक्चर? उसमें सारी फिजियोलॉजी है 5th लेक्चर में। 5 लेक्चर। 5th लेक्चर आप लोगों का कौन सा है बेटा? मैम एंड्रोजन्स वगैरह वाला। बेटा वो दोनों, ये 4 और 5 लेक्चर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं कुछ कुछ। नो मैम मैम, उसकी स्लाइड्स इतनी ज्यादा हैं और सारी फिजियोलॉजी है उसके अंदर। यस मैम। मैम और वैसे भी ड्रग्स वगैरह याद करनी बहुत मुश्किल है मैम, खासतौर पर जो ऑन कैंपस नीड्स होने। 8 लेक्चर्स हैं, 3 to 10 है ना, सिर्फ 8 लेक्चर्स तो हैं ऑलरेडी। मैम मैम वो इतने मैम बस मुश्किल ये हैं। एक लेक्चर आप निकाल देना तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, 6 लेक्चर निकाल देते हैं। हाँ। मैम वो तो हमने किया मैम हुआ है, ये वाला निकाल मैम ये देना। तो किया हुआ है, 5th लेक्चर निकाल देना। नो मैम 6 नहीं निकालना है ना, फिर ये मिड में नहीं होगा तो आगे भी मुश्किल होगी। मैम। अभी टाइम है, हमारे वैसे भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हमारा हो जाएगी इसकी तैयारी। प्लीज मैम 5th निकाल दें। बेटा 6 निकाल दे। नो मैम 6 मैम तो कर लिए, वो ना निकालें। मैम 6 तो इतना इजी है, वो किया हुआ है हमने। बेटा 3rd निकाल सकती हूँ मैं, या निकाल सकती हूँ, या सब निकाल सकती हूँ। मैम 5th निकाल दें मैम 6 सही है। नो मैम 6 ना निकालें, 5th निकाल दें। मैम अगर 3rd और 6 की चॉइस है फिर आप 6 वाला निकाल दें, आप 5 वाला निकालें, 3 वाला तो ना निकालें। मैम आप प्लीज 5th वाला कर देना, उससे थोड़ा सा हमारे। मैम फिर एक एंड वाला लेक्चर निकाल दें। नहीं बच्चे, पहले इतने थोड़े से लेक्चर्स हैं, क्या हो गया है आप लोगों को? मैम 5th वाला आप निकाल। मैम एटलीस्ट एक लेक्चर तो कम कर देना। मैम क्या तो रही है, 6 वाला निकाल दें। नो मैम 6 नहीं। मैम 6 तो कर लिए, उसकी जगह फिर कोई और कर दें। मैम 6 तो क्विज में किया हुआ है हमने तैयार। मैम 3rd और 4th भी हो गया, 5th नहीं हो रहा सही। 3rd and 4th तो पहले पढ़ा हुआ है, वो हो जाएगा। यस मैम 5th निकाल दें। बेटा कैसे 5th निकाल दें, कुछ तो पढ़ें। मैम वो बाद में बढ़ा दीजिएगा ना आप हमसे। मैम फिर आप लेक्चर निकाल दें, 10th लेक्चर निकाल दें। 5th वाला फाइनल में कर लेंगे, प्लीज मैम कर दें। अच्छा बच्चे, इसको मैं आप लोगों को सोच के ईमेल कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी सिलेबस, आप लोग कल तक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैम लेकिन 6 मत निकालिएगा, उसके अलावा कोई और एक निकाल दीजिएगा। मैम ये मेल कीजिएगा प्लीज। तो मैं तो कोई भी निकालना नहीं चाहती। मैम मैम आप हमारे नो मैम प्लीज एक तो निकाल देना। मैम सबसे मुश्किल सब्जेक्ट ये फार्मा, ये फिगर्स वगैरह याद करना बहुत मैम इतने ड्रग्स मुश्किल है इसमें 5 वाला कर दें, हम फाइनल में ये कर देंगे पक्का प्रॉमिस।
करना तो है ही आप लोगों ने ऑफ कोर्स इसको। तो हम इसलिए तो कह रहे हैं मैम, फाइनल में हमारे पास टाइम भी ज्यादा होगा तो हम 5 वाला फाइनल में कर लेंगे। यस मैम। किसने कहा कि आपके पास फाइनल में टाइम ज्यादा होगा? तब उसके पास तब तक आप लोगों के पास बहाने भी ज्यादा होंगे। नहीं नहीं मैम, अब इसका सिलेबस खत्म हो गया हुआ ना, अब इसके मजीद कोई लेक्चर नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। जी मैम, इसीलिए। अच्छा मैम, पैटर्न भी बता दें इसका। बेटा एमसीक्यूज होंगे और 2 या 3 बस एससीक्यू होंगे। ठीक है मैम, आप 5 वाला निकाल दीजिएगा। और मैम एमसीक्यूज किस टाइप के होंगे, मतलब सिनेरियो बेस्ड या सिंपल? बेटा सिंपल ही होंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा, आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों ने 2 क्विज दे तो दिए हैं, आप लोगों को आइडिया होगा। मुश्किल ही थे, क्विज भी तो मुश्किल ही। आपसे रिक्वेस्ट है मैम। काफी गैप के बाद ऑन कैंपस आना है मैम, इस वजह से कह रहे हैं। फिर प्रैक्टिस नहीं है, फाइनल तक प्रैक्टिस हो रहेगी, अभी 20% अवेल कर लें, इसलिए 5th लेक्चर काइंडली निकाल दें। बच्चे मैं ना कल तक इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा लेक्चर्स देख लूँ कि कौन कौन से हैं और किस तरह से मैंने पेपर बनाना है, उसके हिसाब से देख के फिर मैं कल तक जो है ना वो मैम फिर हम लोगों ने पढ़ना LMS भी पे ही तो आप है, लोग ने कह रहे थे आप 5th निकाल बेटा दें। आज ही पढ़ना है, आज ही तैयार करना है। मैं कल तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, मुझे बस इतना टाइम दे दें कि मैं खुद एक दफ़ा लेक्चर देख लूँ कि कौन सा है और उसकी कंटिन्यूटी में क्या लेक्चर्स आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से मैं कर सकती हूँ। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। मैं कल तक अपलोड कर दूंगी LMS पे ही कि क्या सिलेबस है। ठीक है? ओके मैम। ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अब कैंपस पे मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह मिड में, और उसके बाद फिर क्लास में इंशाल्लाह। मैम 3rd और 6th में सना निकालेगा, वो हमने तैयार कर लिए हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। और मैम 7 8 भी हम कर चुके हैं रेडी, तो फिर हम सारे कर चुके तो हैं। आप लोगों ने वही देने हैं जो कर चुके हैं। मैं यही तो बच्चे जो क्विज में आ चुके हैं, मैं वही लेक्चर दोबारा कैसे दे दूं? उनमें से तो क्वेश्चंस अब बनेंगे ही नहीं ना, वो तो रिपीटिशन में आ मैम जाएंगे। आप इससे 5th लेक्चर का ही कह रहे हैं, 5th हमें नहीं अभी तैयार हो रहा, तो हम वो बाद में कर लेंगे तो हम मिड के। फिफ्थ छोड़ के फिर मैं आगे से 2 लेक्चर 11 12 बढ़ा देती हूँ। नो मैम, नो मैम मैम, उसके अंदर तो फिर मैम सारी नो। ड्रग्स आ जाएंगी। बच्चे मैम पेपर 8 बढ़ा दे, 11 कर दे, 2 नहीं मैम 12 तो ना मैम करें, आप एज इट इज ही रहने दें, ऐसे ही रहने एक ज्यादा कर दें। बच्चे मैम जो पेपर दिया वही बनाना सही है। चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को कल कंफर्म करती हूँ। ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।